साथियों नमस्कार। एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे अधिगम के स्थानांतरण और वक्र, जिसको हमने पूरा किया बहुत अच्छी तरीके से। अब आज पढ़ेंगे अधिगम के नियम। हमारा टॉपिक है अधिगम के नियम। अधिगम के नियम के नियम अधिगम के नियम है वो किसने दिए थे? सर्व प्रचलित नियम है वो दिए थे थार्नडाइक ने। थार्नडाइक महोदय ने दिए थे, जिसको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड, और जब परीक्षाएं होगी मुख्य परीक्षाएं तब पढ़ाएंगे आपको इसको डिटेल से, सेकंड ग्रेड की परीक्षा। तो थार्नडाइक ने दिए थे। कुल नियम थे 8, जिसमें से प्राथमिक थे, या मैं कहूं मौलिक, या मैं कहूं मूलभूत, या मैं कहूं मुख्य नियम थे। वो थे 3 जो द्वितीयक नियम थे, जिसको मैं कह सकता हूं गौण, वो थे 5। कुल मिलाकर के 8 नियम हो गए। अब नियम क्या होते हैं गुरुजी? नियम क्या होता है? नियम वह तरीका होता है जिससे कोई कार्य करना आसान हो जाता है, या नियम एक सहज कर्ता प्रभावी युक्ति है जिससे कोई कार्य सहज या सरल हो जाता है। तो अधिगम नियम यानी अधिगम को करने का तरीका। कितने हैं अधिगम के नियम? 8 नियम है, जिसमें से 3 नियम है वो थार्नडाइक महोदय के अनुसार प्राथमिक, मौलिक या मूलभूत या मुख्य नियम है, और 5 नियम है वो द्वितीयक या गौण या कम प्रभावी नियम है। ध्यान है देना। ओके। जो प्राथमिक नियम है वो कौन कौन से हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। पहला है तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम। और तीसरा है हमारा प्रभाव का नियम। जो गौण नियम है या द्वितीयक नियम है, सेकेंडरी नियम है, ये 5 इस प्रकार से हैं। बहुक्रिया, का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा है वो है मनोवर्ती का नियम, चौथा है वो सादृश्य आत्मीकरण का नियम, और जो पांचवा वो अंतिम है वो है हमारा मनोवर्ती सादृश्य आत्मीकरण। और जो पांचवा जो अंतिम नियम है वो है हमारा, में बहुक्रिया आ गया, आंशिक क्रिया आ गई, मनोक्रिया आ गई, सादृश्य आत्मीकरण आ गया, और सादृश्य आत्मीकरण। और एक मैं यहाँ पर भूल पा रहा हूँ, थोड़ा सा देखते हैं इसको, कौन कौन सा नियम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप इसको। बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवर्ती सादृश्य आत्मीकरण, और एक नियम और है, इसको मैं यहाँ पर भूल पा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तब हम डिटेल में लेंगे। देखें, बहुक्रिया हो गया, आंशिक क्रिया हो गया, मनोवर्ती सादृश्य आत्मीकरण हो गया, ठीक है। और एक हो गया शायद, ये है आत्मीकरण हो गया, मनोवृत्ति हो गया, अभिवृत्ति हो गया,
बहुक्रिया हो गया, आंशिक क्रिया हो गया। एक नियम और है, शायद अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, सबको डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं, अभी याद आ जाएगा थोड़ी देर बाद में, क्योंकि ये कुछ पूर्वाक्षर स्मृतियां होती है जो चली जाती है और बाद में याद आ जाती है। तो देखते हैं हम इसको, नियम को। पहला नियम है हमारा प्राथमिक, या इसको बोलेंगे हम मौलिक, या इसको बोलेंगे मूलभूत, या मुख्य नियम। में पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, इसका दूसरा नाम होता है तैयारी का नियम। अब देखना, तत्परता या तैयारी क्या होती है? रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस बोलते हैं इसको। तत्परता या तैयारी क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि तत्परता या तैयारी, जब व्यक्ति तैयार होगा या तत्पर होगा किसी कार्य को करने में, तब तो वो उसका अधिगम करना आसान होगा। यदि वो तैयार या तत्पर नहीं होगा, अब तैयार व तत्पर कब होगा? जब इसकी इच्छा होगी। क्या होगी? तत्परता व तैयारी का आधार, तत्परता व तैयारी का आधार इच्छा है। इच्छा है, इच्छा होगी तब वह तैयार या तत्पर होगा किसी कार्य करने के लिए। और इच्छा के आधार, इच्छा का आधार उपयोगिता व अनुकूलन है। ध्यान देना, इसलिए इसको उपयोगिता या अनुकूलन का नियम भी कहते हैं। उपयोगिता और अनुकूलन का नियम भी कहते हैं। बार बार प्रश्न यहां से आता है, ध्यान देना। हम किसी कार्य को तैयार कब होंगे, तत्पर कब होंगे? जब हमारी इच्छा होगी। और इच्छा दो कारणों से होती है। किसी व्यक्ति की इच्छा दो कारणों से होती है। पहली है, वो होती है उपयोगिता, और दूसरी होती है अनुकूलता। यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, भले ही अनुकूल न हो, तो उसके प्रति इच्छा जागृत होना या इच्छा जाहिर होना एक आम बात है। जैसे मान लिया जाए, आप रीट के प्रति आपकी इच्छा नहीं है थी, इच्छा नहीं थी, रीट होने से पहले आपकी मनोविज्ञान के प्रति इच्छा नहीं थी, फिर भी यदि रीट में आए पढ़ने के लिए, तो आपको इच्छा जागृत करनी पड़ी मनोविज्ञान के प्रति। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जो रीट में जो सब्जेक्ट का जो भार है, भारांक है इस मनोविज्ञान का, वो 30 अंक का है। और 30 अंक पर जो मनोविज्ञान के बाकी जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस है, वो 50 क्वेश्चंस है, वो भी इसी पर आधारित है। यानी कुल मिलाकर के कहे तो 80 अंक है, वो केवल मनोविज्ञान कवर करता है। किसके? अध्यापक पात्रता परीक्षा के। तो ये मनोविज्ञान आपके लिए उपयोगी हो गया, तब आपको इसको पढ़ने की इच्छा जागृत करनी पड़ी। ठीक है। अनुकूल, यदि आप किसी कार्य में आपका मन भाता है, यानी मन के अनुकूल होता है, तो आपकी इच्छा स्वतः ही हो जाती है उसके प्रति। जैसे मान लेते हैं आप किताब पढ़ते हो, तब तक तो नींद आने लग जाती है। जबकि क्या होता है, फिल्म देखते हो तब आपको नींद नहीं आती, क्योंकि वो कार्य है आपके मन के अनुकूल है। तो दो चीजें होती है, उपयोगिता और अनुकूलता।
कोई कार्य उपयोगी होगा या आपके मन के अनुकूल होगा, तब आपकी इच्छा होगी और तब जाकर के आप उस कार्य के लिए तत्पर होंगे या तैयारी करोगे, रेडीनेस। वहां पर एक इटालियन कहावत आकर के फंस गई कि घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पिए या नहीं पिए ये किस पर निर्भर करता है? ये किस पर निर्भर करता है? घोड़े पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना कि वो तत्पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं है पानी पीने की। तब जाकर के इच्छा होगी तब तो वो पानी पी लेगा, इच्छा नहीं है तब तक वो भले ही क्या कितना भी उस पर कर लो प्रयास, वो पानी नहीं पिएगा। जैसे मान लिया जाए आप घर गांव का उदाहरण लीजिए, जैसे मान लिया जाए हम क्या करते हैं, बीहड़ से या चारावाह से घर के लिए गायों को रवाना करते हैं या किसी बकरी को रवाना करते हैं, तो क्या कर देते हैं, उसकी छींकी लगा देते हैं और छींकी लगाई हुई बकरी क्या करती है, घर पर आती है, तो पानी पीने की इच्छा है तो वो पानी पी लेगी। यदि मान लिया जाए उन्होंने कहीं जोड़े में कहीं दूसरी जगह पानी पी लिया है, गांव के सार्वजनिक स्थान पर बनी खेली में, तो वह उस बकरी को आटा ने बुरका बोले, लेकिन आप बोरनविटा भी बुरका दो उस पानी में, वो नहीं पिएगी, क्योंकि उसकी अभी इच्छा नहीं है, वो तो कार्य करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो इच्छा और अनिच्छा का नियम भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? इच्छा और अनिच्छा का नियम। इच्छा व अनिच्छा का नियम। का नियम भी कहते हैं। इच्छा होगी तो वो तैयार होगा, यदि इच्छा नहीं है तो वो इस कार्य करने के लिए तैयार नहीं होगा। और इच्छा के लिए दो घटक होते हैं। व्यक्ति कब तैयार होता है? जब कोई कार्य उसके लिए उपयोगी हो या उसके मन को भाता हो या उसके मन के अनुकूल हो, तब जाकर के वो तैयार होता है। तो ये था तत्परता का नियम या तैयारी का नियम। ओके, अगला देखते हैं। दूसरा नियम है, वो है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, पहले हम ये अर्थ जान लेते हैं कि अभ्यास होता क्या है। ठीक है, किसी कार्य को एक ही विधि या तरीके से बार बार करना या दोहराना अभ्यास कहलाता है। तरीका वही है, विधि वही है, और उसको इस कारण से बार बार किया जा रहा है, इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं? दोहराव का नियम। क्या कहते हैं? दोहराव का नियम। दोहराव का नियम। और दोहराव करने से श्रम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, इसे श्रम का नियम, श्रम का नियम भी कहते हैं। श्रम का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए किसी कार्य के तरीके का उपयोग करते हैं, उपयोग करने से अधिगम सुलभ्य होता है और अनुपयोग करने से अधिगम अधिगम है वो बाधक होता है।
अधिगम में बाधा आती है। इसलिए इस नियम को कहते हैं उपयोग का नियम व अनुपयोग का नियम। इस नियम के उपनियम दो है, उपयोग का नियम व अनुपयोग। किसी कार्य को करते हैं बार बार, उपयोग में लेते हैं उस तरीके को, तो वो तरीका आसान हो जाता है, और उसका यदि हमने उपयोग करना छोड़ दिया है तो हम उस कार्य को भूल जाते हैं या अनधिगम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा अभ्यास का नियम। किसी कार्य को एक ही विधि या तरीके से बार बार करना क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है, या दोहराना क्या कहलाता है? इसलिए इसको दोहराव कहते हैं। और यदि एक कार्य को बार बार करेंगे तो एक श्रम सी आदत पड़ जाती है, या श्रम की आदत पड़ जाती है, उद्यम की आदत पड़ जाती है। अतः इसे श्रम या उद्यम का नियम भी कहते हैं। उपयोग करने से अधिगम सुलभ्य होता है, और अनुपयोग करने से अधिगम क्या होता है? भूल जाता है या बाधक होता है। उपयोग का नियम व अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। तो इसके दो उपनियम है, अभ्यास के नियम के उपयोग या अनुपयोग का नियम। ठीक है, अगला नियम लेते हैं हम, तीसरा नियम। ओके, तीसरा नियम लेते हैं हम, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम क्या कहता है? कोई भी कार्य को करने के बाद में हमें परिणाम कैसा मिला, उस परिणाम के आधार पर अधिगम निर्धारित होता है। यह कहता है प्रभाव का नियम। किसी कार्य का परिणाम उस अधिगम की सफलता व असफलता को निर्धारित करता है। तो प्रभाव का नियम क्या कहता है? किसी कार्य को करने के उपरांत प्राप्त परिणाम है कार्य की सफलता व असफलता नियत होती है। ये कहना चाहता है प्रभाव का नियम। यदि परिणाम संतोषजनक आए, परिणाम संतोषजनक आए तो वो कार्य को सीख जाएगा। यदि परिणाम असंतोषजनक आए तो कार्य करना भूल जाएगा, याद नहीं रहेगा। ठीक है, संतुष्टि मिलती है या असंतुष्टि मिलती है, तो इस नियम के दो उपनियम है। सफलता का नियम, सफलता मिलने पर क्या मिलेगा? संतोष, संतोष व असफलता या असंतोष का नियम, संतुष्टि और असंतुष्टि का नियम। इससे परिणाम से निर्धारित होता है, अतः इसे प्रभाव के नियम को हम दूसरा नाम देते हैं परिणाम का नियम। परिणाम का नियम, रिजल्ट कैसा रहा, परिणाम का नियम भी कहते हैं। परिणाम का नियम भी हम कहते हैं। तो दो तरीके से प्रभाव पड़ता है, या तो क्या होता है कार्य पर सफलता मिलती है या संतोष प्राप्त होती है, या आत्म संतुष्टि मिलती है, या क्या मिलता है कार्य करने से असफलता मिलती है, असंतोषजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। तब कार्य करने में क्या होती है? दुविधा उत्पन्न होती है। उस कार्य की परिणति आगे बनाए रखने में या उस अधिगम को ग्रहण करने में क्या होती है? दुविधा उत्पन्न होती है।
तो ये था प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम, जिसमें दो उपनियम है, सफलता व असफलता, या संतोष या असंतोष। संतोषजनक परिणाम होते हैं तो वो कार्य बना रहेगा, असंतोषजनक परिणाम होंगे तो वो कार्य भूल जाएगा या अनधिगमित कर लेगा। तो ये थे अधिगम के मौलिक नियम या तीन नियम, जिसको हम कह सकते हैं तीन मौलिक नियम है। वो है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, इसको बोलते हैं परिणाम का नियम। वो तत्परता वाले को तैयारी या इच्छा अनिच्छा का नियम कहते हैं, और जो अभ्यास का नियम है उसको उपयोग अनुपयोग या पुनरावर्ती का नियम या दोहराव का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, अभ्यास के नियम को पुनरावर्ती या दोहराव, किसी कार्य को उसी तरीके से करना पुनरावर्ती, अभ्यास या दोहराव कहलाता है। ठीक है, ओके। ये तो थे तीन मुख्य नियम। अब चलो हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं गौण नियमों पर। तो गौण नियमों में हमने पहला नियम देखा था, वो देखा था गौण नियमों में जो पहला नियम हमने देखा था वो कौन सा देखा था? वो कौन सा देखा था? बहुक्रिया का नियम। बहुक्रिया का नियम। बहुक्रिया यानी किसी कार्य को एक से अधिक तरीके से करने से उस कार्य को अधिगम करने में क्या होती है? आसानी होती है। किसी कार्य अभ्यास और बहुक्रिया में एक ही फर्क है, एक ही विधि से अनेक बार किया जाए वो तो होता है अभ्यास, और यदि किसी कार्य को अनेक तरीकों से बार बार किया जाए तो वो होती है बहुक्रिया, या अनेक विधियां या अनेक तकनीकों से बार बार किया जाए तो वो होती है बहुक्रिया। तो किसी कार्य को किसी कार्य को विविध तरीकों से संपन्न करने की तकनीक क्या कहलाती है? बहुक्रिया कहलाती है। मनोविज्ञान की भाषा में बहुक्रिया कहलाती है। मल्टी रिएक्शन। ठीक है, ओके। चलो दूसरा नियम हो गया बहुक्रिया का नियम। दूसरा नियम हो गया हमारा, ये दूसरा नियम क्या है? आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। यदि कोई कार्य बड़ा हो तो उसके छोटी छोटी कार्यों में संश्लेषित कर लिया जाता है, छोटी छोटे तरीके, छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लेना। किसी बड़े कार्य को किसी बड़े कार्य को किसी बड़े कार्य को छोटे 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 भागों में विभक्त करने से कार्य की परिणति आसान हो जाती है। ये होती है आंशिक क्रिया, मल्टी रिएक्शन, पार्शियल रिएक्शन। तीसरा नियम है हमारा, वो है मनोवर्ती का नियम। मनोवर्ती या अभिवृत्ति का नियम। किसी वस्तु, किसी विषय क्रिया, किसी परिस्थिति के साथ हम कैसा सोचते हैं वो होती है हमारी अभिवृत्ति या मनोवर्ती। किसी विषय वस्तु, किसी विचार या किसी क्रिया के प्रति हमारी सोच, हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारी मनोवृत्ति कैसी है, हमारे मन की समझ कैसी है, वो होती है अभिवृत्ति। यदि किसी कार्य के प्रति आज आपने सुना है कि मन के हारे जीत है, मन के हारे हार। ठीक है,
तो मन में यदि आपने किसी कार्य के परिणाम सकारात्मक बना लिए तो वो कार्य निश्चित ही पूर्ण होता है। इसका मतलब आपका उस कार्य के प्रति किसी भी प्रकार का भय नहीं है, आप उस कार्य के प्रति हमेशा सकारात्मक रूप से सोचते हो और आप हमेशा उस कार्य को करने में श्रमणशील रूप से संलग्न हो या उद्यमी रूप से संलग्न हो और सकारात्मक माहौल के साथ में संलग्न हो। आपकी मनोवृत्ति यदि अच्छी उस कार्य करने के प्रति तो ठीक है, रोता जावे ने जका मरियोड़ा का सुकून जावे। तो कभी आप उस कार्य को नकारात्मक चीजों में नहीं ढकेलो, किसी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक परिणामों पर नजर डालो कि मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे तो ये मंजिल हासिल करनी है। आपकी उस कार्य के प्रति मनोवृत्ति है वो क्या होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। और रोता जावे जगह मरियोड़ा का सुकून जावे। यदि आपने पहले ही नकारात्मकता बना ली किसी कार्य के प्रति तो आपकी असफलता को कोई टालने वाला नहीं है। आपके मन चंगे होने चाहिए, लक्ष्य ऊंचे होने चाहिए, लेकिन साथ में धरातल पर पैर भी होने चाहिए। किताबें भी पढ़नी पड़ेगी, तो अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल पर भी आना पड़ेगा, तब जाकर के आप, वरना वही बातें उड़ते रहो आसमान में। ठीक है, वही दिवा सोपन वाली बात, फैंटेंसी वाली बात, मनोतरंग वाली बात। मनोवृत्ति होनी चाहिए, आपका मन तरंग शांत होना चाहिए, मनोवृत्ति अच्छी होनी चाहिए। मन तरंग आप में आप उछाल मत लाओ, मन तरंग से दिवा सोपन आता है। ठीक है, उछल कूद मनुष्य है। मन तरंग को शांत करते हुए आप सकारात्मक मनोवृत्ति बनाइए किसी कार्य के प्रति। यदि तो लिखो मनोवृत्ति अधिगम में सहायक होती है। सकारात्मक मनोवृत्ति अधिगम में सहायक होती है, जबकि नकारात्मक मनोवृत्ति अधिगम में बाधक होती है। ओके, अगला नियम है सादृश्य आत्मीकरण का नियम। सादृश्य आत्मीकरण का नियम, यदि दो परिस्थितियों में समानता है, सादृश्यता है, एनालॉजी है, तब तो अधिगम क्या होगा, आसान होगा। अतः आप क्या करिए, उन कार्यों को इसी तरीके से सेट करिए जिसके अंदर क्या हो, पूर्व ज्ञान के साथ में अधिगमित ज्ञान, जो सीखना चाह रहे हो वह ज्ञान हो क्या हो, निरंतर क्या हो, संपर्क में रहे। पूर्व ज्ञान और अधिगमित ज्ञान के अंदर क्या बनी रहे, समानता बनी रहे या सादृश्य बना रहे। क्या बना रहे, सादृश्य बना रहे। तो परिस्थिति में समानता अधिगम में सहायक होती है, सहायक होती है या अधिगम आसान होता है। ठीक है, और अंतिम वह नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम, एसोसिएट चेंज रूल्स। ठीक है, साहचर्य परिवर्तन का नियम, मैंने कहा था ना मैं भूल रहा हूं, तो भूलने से क्या होता है, बार बार यदि उसी चीज में रहोगे तो आप भूलोगे नहीं। क्योंकि अब इतनी देर तक मैंने याद किया, इसमें दिमाग में चल रहा था, मैं पढ़ा रहा था, दिमाग में चल रहा था 5वां नंबर। तो आप क्या करते हो, आप उन चीजों को दिमाग में रखते ही नहीं हो, तो वो याद आएगी कहां से। तो आप हमेशा दिमाग में इन्हीं चीजों को घुमाते रहे, फ्री बैठे रहे तब इनको घुमाते रहे और बिना तनाव के घुमाते रहे। मैं अभी देखा होगा, मैंने कभी भी सोचा नहीं, इस 2-4 मिनट उस समय वीडियो में सोचा था, मैं ये तकनीक बताने के लिए कह रहा था कि 2-4 मिनट के लिए मैंने थोड़ा सा प्रेशर में सोचा था कि यार 5वां नाम कौन सा हो सकता है। साहचर्य परिवर्तन का नियम होता है। ठीक है, तो 5वां नाम कौन सा हो सकता है, थोड़ी देर के लिए सोचा, छूट गया। अब धीरे धीरे मान लीजिए मैंने तनाव में थोड़ा सोचा, मैं पढ़ा रहा था, तनाव थोड़ा ले रहा था कि 5वां नियम नहीं आएगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी या ये हो जाएगा। बेइज्जती क्या है, पढ़ाने वाला है भूल गया, अवधारणा तो मुझे याद है साहचर्य परिवर्तन की, भूल गया कोई नाम तथ्य था, तथ्यों को भूल जाओ भले आप, किसी विषय की मूलभूत अवधारणा या समझ को मत भूलो, आपका एग्जाम पास है। आप, मैं कहता हूं कि 2 घंटे पेपर में रहिए,
आपने अवधारणात्मक रूप से पढ़ रखा है और आपने क्वेश्चन छोड़ रखा है, तो अगले 15 मिनट, अंतिम 15 मिनट में भी वो क्वेश्चन याद आ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं और इसलिए मैंने ये लोचा दिया है पूरे वीडियो में कि आप अवधारणात्मक रूप से पढ़िए, न कि तथ्यात्मक रूप से। आप आज यूट्यूब देख रहे हो, केवल क्वेश्चंस कर रहे हो। मैं देख रहा हूं कि जो यूट्यूबर्स हैं जो केवल क्वेश्चंस करा रहे हैं, तथ्य करा रहे हैं, उन पर आपके लाखों व्यूज आ रहे हैं और हमारे पर 100 या 150 व्यूज आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? ये लोचा इसीलिए तो है, यही लोचा है आपके। आप कभी भी एग्जाम में सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। ये अवधारणात्मक रूप से आप समझोगे किसी चीजों को, तो वो अंत में 15 मिनट में भी याद आ जाएगा आपको। तो साहचर्य परिवर्तन होता है क्या? एसोसिएट क्या होता है? एसोसिएट ऐसा होता है कि मुझे पता है कि ये परिस्थिति बिल्कुल अलग है, तो मैं उस दशा या उस परिस्थिति को जो मेरे पास में, जो मैंने पहले सीख रखी है, उस परिस्थिति के समकक्ष लाने की कोशिश करूंगा। उस परिस्थिति में मैं ऐसे परिवर्तन लाऊंगा जिससे वो मेरी मूल या पूर्व परिस्थिति के समान हो जाए। तो साहचर्य परिवर्तन में क्या की जाती है? किसी एक परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति से भिन्न होने पर दूसरी परिस्थिति की दशा में इस प्रकार का बदलाव लाया जाता है जिससे वो पूर्व परिस्थिति के क्या आ जाए, समकक्ष आ जाए, जिससे सीखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो दो परिस्थितियों को समकक्ष लाने से, दो परिस्थितियों को समकक्ष लाने से सीखना आसान हो जाता है। तो ये थे हमारे कुल मिलाकर के 8 नियम, जो किसके द्वारा प्रस्तुत किए थे? ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। कल हम पढ़ेंगे अधिगम का, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत। 3 नियम मैं कराऊंगा रीट में, और ये 3 नियम पढ़ करके चले जाना। रीट की सारे क्वेश्चन है वो इन्हीं से आने, क्योंकि ये अभी दे रहा है वो व्यवहारिक मनोवादियों से पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। अभी 1-2 जीन पियाजे का पूछा जा सकता है। मैं अब आपको क्या क्या करवाने वाला हूं रीट में, तो 3 तो नियम करवाने वाला हूं, एक तो थॉर्नडाइक का, एक पावलोव का, एक स्किनर का। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा निर्माणवाद में जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को। बहुत अच्छी डिटेल से लाइव क्लास लूंगा, और उसके बाद में सारी की सारी शंकाएं हैं वो आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद में मैं क्वेश्चंस पर आऊंगा। क्वेश्चंस जो हमारे चल रहे हैं उन क्वेश्चंस, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्लास है, ये 2-3 क्लासें हो जाए तो आपका बेड़ा पार हो जाए। मैं ये सोचता हूँ, ये मानता हूँ, मेरा मानना है, बाकी तो भगवान करने वाला है ऊपर वाला, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपका बेड़ा पार हो जाए। कोई किसी की सहायता से नहीं चलता है, तो आपको से एक ही सहायता हम मांग रहे हैं कि आप लाइक शेयर करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल की पहुंच है, ठीक है, पहुंच है या इसकी एफिशिएंसी है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो हम आपसे पहुंच मांग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप लाइक शेयर और कमेंट करें, ताकि हमारा यूट्यूब चैनल है वो फले फूले और आपकी उन्नति में सदैव सहायक बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मायड़ भाषा।